गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए शैक्षणिक यात्रा को जारी रखते हुए आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक नया टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है रिन्यूअल ऑफ द विल। इससे पहले कुछ अमूल तत्वों का हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज हमारा देश ही नहीं पूरे संसार कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है। ये संक्रमण बहुत तीव्र गति से अभी फैल रही है, अतः अभी हमको और ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। कतई नहीं घर से बाहर निकले, अगर जरूरत हो तभी निकले घर से बाहर और मास्क का उपयोग जरूर करें और लोगों में जागरूकता फैलाए कि वो भी मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है हम लोग को, और समय समय पर सैनिटाइजर का भी उपयोग करना है। चलिए आज का हम लोग का टॉपिक है रिन्यूअल ऑफ द बिल, बिल का नवीकरण। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम लोग अभी तक का जो हम लोग अध्ययन किया बिल ऑफ एक्सचेंज में, उसका अध्ययन कर लेते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। सपोज ए और बी क्रेडिट सेल पर होता है। मान लीजिए ए ने गुड सोल्ड किया बी को, कितना का, ₹10,000। ऑन क्रेडिट ही लागू होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के तहत कवर होता है। ए ने 10,000 का माल बी को बेचा, फिर ए क्या करेगा, क्योंकि उधार बेचा है बी को, तो बी को बोलेगा कि हमको कुछ लिखित दीजिए। हम आपके ऊपर एक नोट लिखेंगे, नोट में लिखल रहेगा कि फलना अमाउंट फलना डेट तक इसको भुगतान करने का एक समय देगा। 10,000 रुपया का बिल लिखा, ये बिल किसके पास जाएगा, ये बिल फिर बी के पास भेजेगा ये, क्योंकि इस पर साइन करना होगा। जब तक ये साइन नहीं होगा इसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। जैसे बी इस पर साइन करके, बी क्या करेगा, यहाँ पे साइन करेगा, साइन करके फिर ये क्या करेगा, बिल ए को लौटा देगा। तो ए के लिए ये बिल हो जाता है, जिसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, और दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसके लिए वही बिल बिल्स पेबल हो जाएगा। स्पष्ट है, बिल्स पेबल हो गया, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया। अब क्या है, जब साइन करके इसको लौट जाएगा तो इस बिल का लीगल वैलिडिटी आ जाएगा। ड्यू डेट पर मान लीजिए 3 महीना के लिए उसको उधार बेचा गया है, 3 महीना के बाद यदि भुगतान नहीं होता है तो क्या करेगा, ए बी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है। एक लीगल इसके पास एविडेंस है, इसलिए बी को 3 महीने के बाद पेमेंट ना करने पर ए के द्वारा सूट भी फाइल किया जा सकता है, मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। मतलब ये सियोरिटी है। इस बीच में ए के पास जब साइन हो गया, अब ये सोचेगा कि बेच दिया, फिर साइन होने में प्रक्रिया बहुत लगता है, नहीं। काउंटर पर जैसे ही एक गुड सोल्ड करेगा बी को, एक प्रिंटेड इस तरह का फॉर्मेट आता है आजकल, बहुत इस प्रिंटेड फॉर्मेट आ गया, जिसमें खाली अमाउंट टेन्योर लिखा जाता है और किसको बेचा जा रहा है, ड्रॉई का नाम। क्योंकि बिल ये लिखता है तो एक को राइटर बोला जाता है या ड्रॉअर के नाम से भी जाना जाता है, और ये बिल को स्वीकार करती है ये, इसको एक्सेप्टर बोला जाता है, या ड्रॉई भी, जिसके ऊपर बिल लिखा गया। अब क्या है, ये बिल को ए के पास 3 महीना का मान लीजिए 3 मंथ्स टेन्योर है, 3 मंथ टेन्योर है, तो ए के पास 4 विकल्प है। पहला विकल्प क्या था, पहला विकल्प था ए के पास कि बिल को ड्यू डेट तक रिटेन करके रखे, रिटेन्ड विथ हिमसेल्फ, अपने साथ रखे, हिमसेल्फ टिल मैच्योरिटी या ड्यू डेट जो लिखिए। दूसरा विकल्प क्या था ए के पास, वो बिल को एंडोर्स कर देगा, एंडोर्स्ड। एंडोर्स में क्या होता है कि किसी अपने सप्लायर को भुगतान स्वरूप बिल ही दे देता है, एंडोर्स हो गया। तीसरा विकल्प था डिस्काउंटिंग करा सकता है, बैंक से डिस्काउंटिंग करा लेगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और एक विकल्प ये था कि सेंड फॉर कलेक्शन, बैंक को भेजेगा कलेक्शन के लिए। ये चारों विकल्प के बारे में हम लोग अभी तक चर्चा कर चुके हैं। चारों का कैसे अकाउंटिंग एस्पेक्ट था, सबका क्या मीनिंग था, ये कवर कर चुके हैं। अब क्या हुआ, हो सकता है 3 महीना के बाद बी की आर्थिक स्थिति अच्छा ना हो, वो 10,000 का जो बिल था 3 महीना का समय आ गया, भुगतान करने में असमर्थ होता है, उस केस में भी हम लोग बिल को क्या किए, कैंसिलेशन किए, असमर्थ है तो उसका भी एंट्री नोटिंग चार्जेस लगता है, उसको भी हम लोग कवर कर लिए।
आज हम लोग का एक नया कंसेप्ट हम लोग को आज कवर करना है, रिन्यूअल ऑफ द विल। आज का टॉपिक है हम लोग का रिन्यूअल ऑफ द विल। अभी तक इस स्ट्रक्चर से हम लोग क्या कवर किए उसको हम लोग समझने का प्रयास किए, तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोग कवर कर लिए होंगे। इससे आगे का पार्ट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं नहीं देखे हो तो इससे संबंधित पहले वीडियो आप जरूर देख लेंगे। आइए, रिन्यूअल ऑफ द बिल क्या होता है। मान लीजिए ड्यू डेट आ गया बिल का, ड्यू डेट आ गया है, भुगतान के चंद दिन पहले ड्रॉई को पता चल गया कि मेरी आर्थिक स्थिति, ड्रॉई मतलब जो क्रेता है, उधार करे किया है, जिसके ऊपर जो ने बिल को स्वीकार किया है या जिसके ऊपर बिल लिखा गया है, ड्रॉई कहता है, सोचता है कि अब तो हम ड्यू डेट आ गया, बिल मेरे पास आएगा, हमको पेमेंट करना है, स्थिति खराब है। और एक बार अगर बिल अप्रतिष्ठित हो जाती है, उसका नोटिंग हो जाती है, तो उसका गुडविल भी खराब हो जाता है, फाइनेंशियली वर्थ खराब हो जाता है, क्रेडिट खराब हो जाएगा, सिविल खराब हो जाएगा उस क्रेता का, कोई उधार उसको नहीं बेचेगा। तो उस केस में क्या करेगा क्रेता, अपने ड्रोअर को, जो विक्रेता थे, जो उधार बेचे थे, उसको रिक्वेस्ट करेगा कि बिल को रिन्यूअल कर दीजिए, हमको कुछ समय और दे दीजिए, या पार्शियल पेमेंट कर देगा। मान लीजिए 10,000 का है तो 2,000 दे दिया, और रिक्वेस्ट करेगा अपने ड्रोअर को कि 8,000 जो शेष अमाउंट है, या कुछ पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उस केस में 10,000 जो शेष अमाउंट है, हमको कुछ समय और दीजिए, हमको 2 महीना या 3 महीना का समय दे दीजिए। ऐसा कौन रिक्वेस्ट करेगा, ड्रॉई करेगा अपने ड्रोअर को, मतलब एक्सेप्टर करेगा राइटर को, कि हमको और समय दीजिए, मेरी स्थिति खराब नहीं है, अभी हम पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है। तो विक्रेता सोचेगा चलो कौन झंझट करता है, नोटिंग कराओ, ये कराओ, और ये कस्टमर है मेरा, इसका अभी तक का हिस्ट्री ठीक रहा है, पेमेंट समय से करता है, हो सकता है स्थिति किसी का भी खराब हो सकता है। तो विक्रेता बोला ठीक है, ड्रोअर बोला ठीक है, हम आपको 3 महीना का या 2 महीना का समय देंगे, बट ये 2 महीना या 3 महीने तो हमको डिले पेमेंट होगा, पेमेंट तो आपको आज करना था, आप 2 महीना बाद कीजिएगा, तो इसके लिए कुछ हमको ब्याज दे दीजिएगा, इंटरेस्ट दीजिएगा, उसके स्वरूप चार्जेस कुछ काटेगा जिसको इंटरेस्ट कहेंगे। तो जो क्रेता है वो भी सोचेगा चलो 2 महीना का समय मिलता है, कुछ ब्याज दे देते हैं, तो ब्याज का परसेंटेज या अमाउंट तय होगा, वो क्या होगा, ड्रॉअर के लिए इनकम हो जाएगा और ड्रॉई के लिए खर्चा हो जाएगा, डिले पेमेंट के कारण हो रहा है। तो इसमें हो सकता है इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, डिले पेमेंट के लिए डिले जो होगा, डिले पेमेंट चार्जेज लागू होगा, डिले पेमेंट चार्जेज, उसको हम लोग जनरली इंटरेस्ट बोलेंगे। ड्रॉअर के लिए ये क्या होगा, ड्रॉअर के लिए इनकम होगा, ड्रॉअर के लिए इनकम, और ड्रॉई के लिए एक्सपेंस का काम करेगा, डिले पेमेंट के कारण एक तरह से नुकसान हो रहा है। चलिए इसको हम लोग आज अकाउंटिंग फेस में देखते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग रिन्यूअल ऑफ बिल बोलते हैं। जब ड्रॉअर नया बिल पुराना बिल को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, जैसे आप प्रतिष्ठा के समय करते थे उसी तरह का कैंसिलेशन एंट्री होगा, और फिर इंटरेस्ट का कुछ एंट्री होगा। इंटरेस्ट नगद देता है तो नगद के रूप में, अगर उसी बिल के साथ हो सकता है कि इंटरेस्ट बिल के साथ रिन्यूअल हो, मतलब 3,000 का बिल था, 550 रुपया इंटरेस्ट के साथ नया फ्रेश बिल इंटरेस्ट के साथ लिखा जाएगा। जो सिचुएशन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग उसको करेंगे, और उसके बाद फ्रेश बिल होगा, फिर ड्यू डेट पर, नया डेट पर फिर पेमेंट होगा। आइए उसका एक सम्स लेते हैं, इस पर आधारित, इस प्रक्रिया को हम लोग रिन्यूअल ऑफ बिल कहते हैं। इस पर आधारित एक सम्स लेके हम लोग इसको और अच्छी तरह अकाउंटिंग एस्पेक्ट इसका हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, on January 1st 2017 Mohan sold goods worth ₹6,000 to Sohan and Sohan gave his 3 months acceptance for the same, मतलब बिल को स्वीकार कर दिया 3 महीना के लिए। फिर मोहन क्या किया, डिस्काउंटिंग द बिल विथ हिज बैंक, बैंक से उसको डिस्काउंटिंग का ऑप्शन, उसके पास 4 विकल्प है, उस डिस्काउंटिंग का विकल्प को चुना इस बीच में। फिर बिफोर द ड्यू डेट सोहन मेड ए रिक्वेस्ट टू मोहन, ड्यू डेट जैसे आने वाला था, तो जो सोहन है, सोहन कौन है, ड्रॉई है, बिल का स्वीकार करता है, एक्सेप्टर है, मोहन को बोलता है कि फॉर इट्स रिन्यूअल फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीना का हमको और समय दीजिए। फिर आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपका, मोहन एग्रीड ऑन दैट कंडीशन ऑन दैट न्यू बिल शुड इंक्लूड इंटरेस्ट 10% पर एनम, द न्यू बिल वाज पेड ऑन ड्यू डेट। बोलता है ठीक है हम 3 महीना का आपका समय देंगे, कौन बोला, मोहन, मतलब बिल का राइटर जो है, ड्रॉअर है, बट आपको उस बिल के साथ इंटरेस्ट भी इंक्लूड करना होगा 10%।
आइए दोनों एस्पेक्ट में हम लोग बोथ के घर में एंट्री देखते हैं, ड्रॉर के घर में ड्रॉई। तो इन द बुक्स ऑफ मोहन, पहला जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन, मोहन के घर में हो गया। अब जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सोहन, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोहन। दोनों के बीच में हम स्पेस डाल देते हैं ताकि हम लोग का अंतर पता रहे। आइए, मोहन कौन हो गया आपका? मोहन आपका है ड्रॉअर है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग, लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है समझने के लिए। और सोहन हो गया ड्रॉई, राइटर था, ये एक्सेप्टर था। ओके, अब जनवरी 1 2007 को गुड सोल्ड का एंट्री होगा। 2017 जनवरी 1। मोहन क्या बोला है? मोहन सोल्ड गुड्स वर्थ ₹6,000 टू सोहन। तो सेल का एंट्री होगा इसके घर में, सोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उधार बिक्री है। अगर किसी नाम के साथ अकाउंट ऐड करना हो तो एपोस्ट्रोफी एस डाल देंगे। ऑफ विच अमाउंट 6,000। क्लियर है, 6,000 का माल बेचा है। बीइंग गुड सोल्ड टू सोहन, हम लोग नरेशन लिख सकते हैं। अभी नरेशन का पार्ट को हम लोग एस्केप करते हैं, जगह बचाना है। सेम डेट को इसके यहां भी एंट्री होगा 2017 जनवरी 1। क्या एंट्री होगा? ये इसके यहां परचेज हुआ है तो परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया है? गिवर कौन था? मोहन। मोहन से अकाउंट 6,000 का माल आया और गिवर कौन था? मोहन। पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। और जो परचेज रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। चलिए, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है? एंड सोहन गेव हिज एक्सेप्टेंस 3 मंथ्स फॉर द सेम। मतलब सेम डेट सेम रहेगा। क्या हुआ? बिल इस पर लिखा गया, ये एक्सेप्टेंस दे दिया 3 महीना का, है ना। तो इसके पास क्या बिल्स आया? बिल्स आया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और गिवर कौन था? गिवर था आपका सोहन, तो टू सोहन अकाउंट, टू सोहन 6,000। अब इसके यहां क्या होगा? ये बिल दिया है, इसके पास से बिल चला गया तो जो गया उसको क्रेडिट करते हैं। तो टू बिल्स पेएबल अकाउंट, या लायबिलिटीज भी क्रिएट हुआ है, यूं बोल सकते हैं। और रिसीवर कौन था बिल का? डेट सेम होगा। रिसीवर था आपका मोहन, तो मोहन को डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर होता है पर्सनल अकाउंट के अनुसार, मोहन से अकाउंट डेबिट। अमाउंट 6,000। तो बिल का हम लोग स्वीकार करके लौटाने का एंट्री हम लोग कवर कर लिए। अब वो क्या बोल रहा है? मोहन डिस्काउंटिंग द बिल विथ हिज बैंक 6% पर एनम। अपने बैंक से इसका क्या बिल को डिस्काउंटिंग करा लिया, तो कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसी डेट को हम लोग मानेंगे। तो क्या हुआ होगा मोहन के घर में? ये बैंक के पास गया होगा, बिल डिस्काउंट करा लिया, बिल बैंक को दे दिया, बैंक से पैसा करा लिया, एनकेसमेंट करा लिया बिल का, है ना। पैसा को जरूरत होगा मोहन को, तो 3 महीना का वेट ना करके ये बैंक से डिस्काउंटिंग करा लिया। तो उसका इंटरेस्ट का दर दे रहा है 6% पर एनम। तो अमाउंट है 6,000 अमाउंट का बिल है, 6% सालाना है, मगर कितना महीना का बिल है? 3 मंथ्स का है। तो 3 मंथ्स ही बैंक को वेट करना है, तो ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा 3 मंथ्स का। चलिए, 90 रुपीज आ रहा है। चलिए, 90 रुपीज कैलकुलेशन आ रहा है इसका इंटरेस्ट, इसको हम लोग ओमिट करते हैं, रब कर दिए। आइए, इसका मतलब इसको बैंक मिलेगा, बैंक अकाउंट, बैंक कैश कराया, डिस्काउंट भी बियर करना होगा क्योंकि बैंक डिस्काउंट अकाउंट,
चार्ज काट रही है बिल डिस्काउंटिंग का, क्योंकि बैंक को वेट करना होगा, बैंक को बिल दे देगा, ये बिल्स रिसीवल इसके पास से चला गया बैंक के पास, रिसीवल अकाउंट। स्पष्ट है। 6000 का बिल चला गया, इसको 90 रुपीज का डिस्काउंट का लॉस हुआ, तो 5910 रुपीज इसको मिला। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी डेट को सोहन के घर में क्या एंट्री होगा, 3 महीना आएगा तब ना इसका दायित्व इशू होगा, एराइज होगा, क्योंकि 3 महीना के बाद जो इसको बिल देगा उसको पेमेंट करेगा। इस बीच में मोहन बिल को डिस्काउंटिंग कराए, एंडोर्स करे या सेंड फॉर बैंक फॉर कलेक्शन करे, उससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। तो इसके घर में कोई एंट्री नहीं होगा। स्पष्ट है। अब क्वेश्चन का आगे पार्ट बोल रहा है, बिफोर द ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट आ गया, सोहन मेड ए रिक्वेस्ट टू मोहन फॉर इट्स रिन्यूअल फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। मान लीजिए ड्यू डेट आ गया, अब क्या होगा, बिल का रिक्वेस्ट किया कैंसिलेशन के लिए। 3 महीने का समय था, मान लीजिए ड्यू डेट जनवरी है तो फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल 4 आ गया। क्या हुआ, सोहन आया मोहन के पास कि क्योंकि डिजोनर हो जाएगा, बिल अप्रतिष्ठित हो जाएगा, डिजोनर होगा, तो उससे पहले रिक्वेस्ट कर लिया मोहन को कि हमको बिल का रिन्यूअल कर दीजिए, 3 महीना का समय दीजिए हमको। और तो ठीक है, दोनों सहमत हुआ, मगर बोला कि 10% का इंटरेस्ट भी आपको नया बिल के साथ देना होगा, 10% का। तो पहले सबसे पहले तो इंटरेस्ट का बाद में पहले रिन्यूअल का हम लोग करेंगे। रिन्यूअल में क्या करते हैं, पहले बिल को कैंसिल करते हैं, तो बिल को कैंसिलेशन एंट्री होगा, तब रिन्यूअल हम लोग करेंगे, नया बिल लिखेंगे फिर से। तो बिल कैंसिलेशन होगा, तो मोहन के पास तो बिल है नहीं, ये तो बैंक से डिस्काउंट करा लिया। स्पष्ट है। तो ये पहले सबसे पहले बिल का पैसा अब इससे लेगा, सोहन को पकड़ेगा, फिर से डेटर बनाएगा, सोहन को फिर से डेटर बनाएगा, सोहन अकाउंट डेबिट 6000। अब चूंकि बैंक से पैसा डिस्काउंटिंग करा लिया है, तो बैंक फिर से इसको पैसा मांगेगा ड्यू डेट में। चूंकि बैंक को पैसा नहीं मिलेगा इस बिल का, क्योंकि बिल का रिन्यूअल का प्रोसेस हो रहा है, तो बैंक को इस चीज पता चल जाएगा कि बिल रिन्यूअल प्रक्रिया में चला गया है। तो बैंक क्या बोलेगा मोहन को कि आप तो डिस्काउंटिंग करा लिया, आप हमको पैसा दीजिए। तो मोहन के घर में बैंक के नाम का लायबिलिटीज क्रिएट होगा। ये बैंक का ऐसे पेमेंट नहीं है, ये बैंक लायबिलिटीज के रूप में यहाँ पर, ये चीज को समझिएगा, बैंक को पैसा देना है। तो मोहन, ये हो गया आपका सोहन टू बैंक अकाउंट। अब इसके घर में भी अप्रैल 4 को एक एंट्री होगा, क्योंकि ये बिल का क्या किया, पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इसको बिल पुराना बिल फिर इसको मिल जाएगा, पुराना बिल इसको मिल जाएगा। और पैसा फिर किसको देना होगा, फिर से मोहन जो उधार खरीदा था, मोहन पैसा लायबिलिटी बन जाएगा मोहन नाम का, तो बिल्स इसको मिल जाएगा। इसका बिल का क्या नाम था, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल खत्म हो गया, रद्द हो गया, उसका एंट्री कर लेते हैं, या ये समझिए इसके पास वापस आ गया और फिर से मोहन को पैसा देना है, तो मोहन नाम का लायबिलिटीज क्रिएट हो गया टू मोहन। कितना, 6000। ये आपका इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ बिल, है ना, कैंसिलेशन ऑफ बिल का एंट्री हो गया। अब सेम डेट को क्या किया, अप्रैल 4 को नया बिल लिखेगा, उसमें बोला है कि इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। क्लियर है। इंटरेस्ट का रेट आपका है 10% पर एनम, और नया बिल का टेन्योर भी 3 महीना है, तो 10% 1 साल का हुआ। नया बिल का आपका टेन्योर है 3 मंथ्स, 3 मंथ्स ही बोला गया है। हाँ, तो 3 महीना का हम लोग को इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना हो रहा है। चलिए 6 5 50 दिया 150 रुपया का आपका इंटरेस्ट हुआ 3 मंथ का, 10% के हिसाब से। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग करके देख लिए। अब क्या होगा, इसके लिए इंटरेस्ट फायदा है, वो इंटरेस्ट नया बिल में इंक्लूड करना है, तो पैसा कौन देगा, वो इंटरेस्ट नाम का इनकम होगा, तो इंटरेस्ट को हम लोग क्रेडिट करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। 150 रुपया है। ये पैसा पहले कौन देगा, ये सोहन देगा, तो सोहन को उतना से पहले डेटर बनाएंगे, सोहन से अकाउंट डेबिट 6000। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू लिखेंगे या चार्ज। अब इसको इंटरेस्ट नाम का लॉस हुआ, इंटरेस्ट किसको देगा, मोहन को, तो मोहन को इसके लिए लॉस हुआ, तो नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस से लॉसेस होता है, इसीलिए इंटरेस्ट को ये क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेगा। और ये इंटरेस्ट किसको देना है, मोहन को देना है, तो टू मोहन अकाउंट। 150 रुपये यहां भी होगा।
इंटरेस्ट का हम लोग एंट्री कर लिए। अब नया बिल इसके साथ इंक्लूड करके हम लोग उसको करेंगे। अब नया बिल लिखाएगा तो 6000 तो सॉरी तो 150 रुपया होगा इंटरेस्ट का डेबिट। 6000 तो उसका पुराना बिल का हो गया। अब नया बिल के साथ उसको 6150 रुपया का बिल लिखाएगा, तो इसको फिर से बिल मिल जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोहन दे रहा है बिल, तो सोहन से अकाउंट 6150 ये भी उसी अमाउंट का बिल को इसको बिल एराइज होगा इसके पास से, बिल्स जा रहा है टू बिल्स पेबल नाम का लायबिलिटीज क्रिएट हुआ, या बिल्स जा रहा है उसको गोज आउट हो रहा है तो उसको क्रेडिट कीजिए बिल्स पेबल अकाउंट। अब कौन पा रहा है बिल? मोहन पाएगा, तो टू मोहन को डेबिट कर लेना है, मोहन्स अकाउंट डेबिट। स्पष्ट है? 6150 न्यू बिल का हम लोग एंट्री कर लिए, क्रिएशन ऑफ न्यू बिल हो गया। अब क्या बोल रहा है? द न्यू बिल वाज पेड ऑन द ड्यू डेट। जब ड्यू डेट इसका आएगा, न्यू बिल का ड्यू डेट जब आएगा 3 महीना फिर से जोड़ लेंगे, 3 महीना जोड़ लेंगे तो अप्रैल के बाद मार्च सॉरी अप्रैल का मई जून जुलाई, जुलाई 7 आ जाएगा, जुलाई 7 बिल का पेमेंट हो गया है तो इसको क्या मिलेगा? कैश मिल जाएगा। इस बीच में ये बिल को अपने पास रखा है, कहीं फिर इसको डिस्काउंटिंग वगैरह नहीं कराया, उसके जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो इसी को पैसा मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल दे देगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना? 6150 अब ये पेमेंट कर देगा तो बिल्स पेबल इसको वापस मिल जाएगा तो इसके पास से गया था, या लायबिलिटीज खत्म हो रहा है यूं भी बोले, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और इसके पास से कैश गोज आउट हो रहा है टू कैश अकाउंट 6150 ड्यू डेट पर पेमेंट हो गया, उसका एंट्री हो गया। ये आपका सारा क्वेश्चन कवर हो गया। यहां पर जब डिस्काउंटिंग और बिल हुआ, बिल को क्या हुआ? रिन्यूअल हो रहा है, तो बैंक का नाम का इसका लायबिलिटीज क्रिएट हुआ, तो बैंक भी इसके घर में, बैंक भी अपने बुक्स में एंट्री करेगा, क्योंकि हमको बैंक्स के बुक का एंट्री करने नहीं बोला है, सिर्फ ड्रॉर मोहन जो था और सोहन जो ड्रॉई था उसके घर का एंट्री कर रहे हैं, तो ये आपका एंट्री का एस्पेक्ट हो गया। इस प्रक्रिया में इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलेगा, यहां तो बोला है कि न्यू बिल में इंटरेस्ट को इंक्लूड करना है, कभी कभी इंटरेस्ट को कैश में मिल जाएगा, तो उस केस में हम लोग इसको सोहन को डेटर नहीं बनाएंगे, सीधे कैश टू इंटरेस्ट कर लेंगे और ये इंटरेस्ट टू कैश कर लेगा। स्पष्ट है? तो उस समय बिल में वो अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा जब रोकर में इंटरेस्ट की प्राप्ति हो जाए। मगर इस क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कहा था कि 10% पर एनम की दर से उसको न्यू बिल में इंक्लूड करना है, इसीलिए हम उसको डेटर बना दिए इंटरेस्ट के अमाउंट से, और ये अपना आपको मोहन को क्रेडिटर बनाया, लायबिलिटीज क्रिएट हुआ और इसके लिए एसेट्स डेटर के रूप में बना और उसको न्यू बिल में इंक्लूड कर लिया। 6000 के साथ इंटरेस्ट अमाउंट जोड़ के उस पर बिल लिखा गया और बिल स्वीकार हुआ और फिर उसका फिर ड्यू डेट पर पेमेंट भी हो गया। तो ये आपका रिन्यूअल ऑफ द बिल हो गया। इसके बाद कभी कभी रिबेट मतलब प्री मैच्योरिटी पेमेंट भी हो जाता है। प्री मैच्योर मतलब ड्यू डेट आने से पहले भी हो सकता है ड्रॉई पेमेंट कर दे, तो उसमें रिबेट दिया जाता है, तो उसमें रिबेट इसके लिए नुकसान होगा और इसके लिए इनकम होगा। उस पर टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। जो रिबेट का केस होगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इससे संबंधित रिन्यूअल ऑफ द बिल से संबंधित आप लोग सम्स को करेंगे। थैंक यू।